हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मंडे वेंसडे फ्राइडे हम डिस्कस किया करेंगे शाम को 4 बजे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कल के दिन हमने प्रियम्बल के रिगार्डिंग एक वीडियो देखा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए और काफी इफेक्टिवली हमने इसको रिवाइज कर लिया और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बताया भी, लगभग 12-13 मिनट के अंदर ही हमने अच्छे से रिवीजन प्लस एमसीक्यूज कर लिए। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव मेथड्स। तो जिन लोगों ने एक बार नहीं फॉलो किया है, मेक श्योर इसको एक बार देखना जरूर। आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ में ही उसी तरह से जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, पेपर 2 के बारे में। जैसे आज हम पढ़ेंगे सी सेट के अंदर जो सीक्वेंस वाला टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसको भी इंश्योर करना, डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप सी सेट में भी अच्छा स्कोर करोगे। देखो, रीजन पता क्या है ये सी सेट का डिस्कशन करने का। आपको मैं अगर एक्चुअल में बताऊं तो पिछले बार के एग्जाम के बाद ना एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास, ठीक है। उनका नाम मैं नहीं ले रहा, पर उनके जीएस पेपर 1 में 113 मार्क्स के आसपास बन रहे थे। एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं पता, पर 112 113 के आसपास कहीं ना कहीं बन रहे थे। पर उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं मेंस नहीं लिख रही। पता है क्यों? क्योंकि सी सेट उनका क्लियर नहीं हुआ था। ये चीज मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी आके मुझे इस बार बोले, ठीक है। तो इस वजह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना सी सेट के, वो इन्हीं के थ्रू हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे अच्छे से करने की। तो मेक श्योर आप इसको भी फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस को भी एंड द हिंदू को भी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें आज डिस्कस करनी है इसके रिगार्डिंग। पर उससे पहले कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के रिगार्डिंग, देखो थोड़ा मैपिंग की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। यहाँ पर ना दरअसल में दो चीजें हैं। एक है नॉर्थ स्ट्रीम 1, ठीक है। एक है नॉर्थ स्ट्रीम 2। ये जो ऊपर से आ रही है, दिस इज नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड जस्ट बिहाइंड इट इज नॉर्थ स्ट्रीम 2। अब एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर फोकस देखिए क्या है। यहाँ पर फोकस है कि ये है रशिया, ठीक है सर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोप की, और स्पेशली जर्मनी की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो रशिया से यूरोप को हम क्या देंगे? ऑब्वियसली गैस। तो उसी के लिए ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस, हमें दो पाइपलाइंस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है वो क्या है? एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो इस तरह से मूव करती है। कहां से सर? ये पर्टिकुलर जगह है वाइबॉग इन रशिया। यहां से चलते चलती कहां पे ये आपको जर्मनी के अंदर जो लुबमेन है वहां पर तक जाती है ये पर्टिकुलर नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन। ध्यान रखना, लगभग ये 1224 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है। जो किसके थ्रू जाती है? तो सी का नाम भी ध्यान रखना आप, बाल्टिक सी, ठीक है। ये सी नहीं भूलना आपको कि बाल्टिक सी के थ्रू ये जाती है। उसी तरह से जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट इसके नीचे ये जो पाइपलाइन है ये उच्चलुगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। यहां से ये ग्रीफ्सवाल्ड जर्मनी के अंतर्गत ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 बाल्टिक सी के थ्रू ये जाती हुई हमें देखने को मिल जाती है। अब जब देखो, आप सभी जानते हो कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हमें देखने को मिला। उस टाइम पे बहुत बार ये न्यूज आ रही थी कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 के ऊपर कभी रोक लग गई है, कभी लीक आ गया है। तो वो न्यूज तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी लोकेशन डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी और वो हमने समझ ली है। बाकी आप सभी जानते हो बाल्टिक कंट्रीज के बारे में भी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के बारे में, आई एम वेरी श्योर इन सभी के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये डेफिनेटली आपको नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब कल के लिए सर क्या होमवर्क है? कल के लिए होमवर्क है पेरिस क्लब। ये पेरिस क्लब क्या है आखिर, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और साथ ही क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे पेरिस क्लब के रिगार्डिंग। अब चलते हैं, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है आज का। आज एनवायरमेंट का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। एनजीटी और सीपीसीबी में क्या डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। आज का हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज चिनाब रेलवे ब्रिज। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। स्पेशली जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर नोटिस कीजिए कि हुआ क्या है अभी रिसेंट टाइम्स में। एक तरह से इसका ब्रिज को ना ऑपरेशनल होने वाला है बहुत ही जल्द। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसका एक ट्रायल रन हमें देखने को मिला है। दरअसल जब बात करना ट्रैक माउंटेड ट्रॉली, ये एक तरह का ट्रायल रन ही है कि क्या ये ब्रिज ठीक है, बिल्कुल ये सस्टेन कर सकता है चीजों के लिए। ये चेक किया गया अभी इस ट्रायल रन के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, जो चिनाब रेलवे ब्रिज है ये दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का ब्रिज हमें देखने को मिल जाता है। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करोगे तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि कौन सी रिवर के ऊपर है ये रिवर कौन सी है? चिनाब रिवर, ठीक है।
और ये स्टील और कंक्रीट का आर्च ब्रिज है, ये देख रहे हो आर्च, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मार्वल हमें देखने को मिल जाता है। ये कहां पर लोकेटेड है सर? ये है जम्मू कश्मीर के अंदर जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, और ये पार्ट है जो हमारा रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहां पर रिवर बेड की अगर मैं बात करूं नीचे से, ठीक है, तो इसकी हाइट हमें टोटल देखने को मिलेगी 359 मीटर। ठीक है, ये हाइट बता रहा हूं, रिवर बेड के लेवल से कितनी हाइट है, तो 359 मीटर। एंड सर कितना लंबा है ये? ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ है नियरली 1315 मीटर लॉन्ग। तो 1.25 किलोमीटर, मतलब 1.25 से 1.5 किलोमीटर के बीच में इसकी लेंथ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। और ध्यान रखना, इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। अब इतना लंबा है, मतलब इतना हाइट है इसकी कि आईफल टावर से भी बड़ा है। ठीक है, और इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? कॉनकन रेलवेज, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीआरडीओ के द्वारा। साथ में कंस्ट्रक्शन, मतलब डिजाइनर ये थे, कंस्ट्रक्शन है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, और ये कनेक्ट करता है किसको? कटरा और बनिहाल को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करो, तो एक चीज आपको नोटिस करनी है कि चिनाब रिवर के बारे में। तो चिनाब देखो क्या है, आप अगर नोटिस करोगे दो चीजें हैं, एक हो गया चंद्रा और एक हो गया भागा। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ना, तब बनता है क्या? चिनाब रिवर। तो दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ठीक है, और एक्चुअल में अगर आप इसका नोटिस करो, तो चिनाब रिवर की यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क करता हूं, तो ये इस तरह से है। होता क्या है, इसका सोर्स अगर आप नोटिस करोगे ना, तो सोर्स इसका इंडिया में ही आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लाहौल और पीती वैली है ना, ठीक है ना, वहां पर आपको इसका सोर्स देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं ये चिनाब ब्रिज की इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आपको बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर अगर कल को कोई अर्थक्वेक भी आ जाता है, हाईएस्ट इंटेंसिटी जोन 5 का भी, तो ये उसको भी सह लेगा, ये इतना अच्छे से बनाया गया है। साथ में ही 266 किलोमीटर पर आवर तक की अगर हवाएं भी चलती हैं, तब भी इतनी तेज हवाओं को भी ये टैकल कर सकता है, उससे नहीं गिरेगा तब भी ब्रिज। इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रिज ये हमने बनाया। तो डेफिनेटली सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बहुत ही सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी आप जानते हो, ठीक है, इसका आप इंडस जो रिवर सिस्टम है, इसका आप नॉर्थ टू साउथ मैपिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट पे आती है इंडस रिवर, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आती है झेलम रिवर, ठीक है, उसके नीचे आती है चेनाब, फिर आ जाती है रावी, फिर ब्यास और सतलुज। ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, ये मैंने नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर बताया आपको। ठीक है, सबसे नॉर्थ में इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो चिनाब रिवर है ना, ये स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं। एक्चुअल में आपने नोटिस किया होगा ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में केवल डिस्प्यूट्स रहते हैं, वो काफी हद तक चिनाब रिवर के रिगार्डिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, सलाल डैम के बारे में सुना होगा, ठीक है, या फिर डल हस्ती जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके रिगार्डिंग सुना होगा, या फिर पकल दल। ठीक है, ये सारे के सारे जो अलग अलग हैं, स्पेशली इनमें से मैं रातले की तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स या डैम जो हैं वो हमें चिनाब रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप चिनाब रिवर को भी रिवाइज कर चुके होंगे, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मोरे ईल। अब सर ये क्या, तुम सुनने में ही नाम अजीब सा लग रहा है। देखो, जब हम बात करते हैं ईल की, ये एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं किसकी? एक फिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी फिश जो दिखती स्नेक की तरह है। ये फोटो में देखो, ये आपको शायद लगेगा कि सर ये स्नेक है क्या? नहीं, ये दरअसल में एक मछली है, पर ये दिखती स्नेक की तरह है। ठीक है, या इसको इस तरह से भी ईल से को बोलते हैं कि इट इज अ लॉन्ग फिश दैट लुक्स लाइक अ स्नेक। तो यही मीनिंग होता है ईल का। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ है ना, कि रिसर्चर ने एक मोरे ईल की एक नई स्पीशी को देखा है। अब कहां पे देखा है सर? देखो, ये है कडलोर कोस्ट के पास में, मुडुसोलाडी फिश लैंडिंग सेंटर के पास। ठीक है, तो यहां पर सर ये कडलोर कोस्ट कहां पे है? ये आता है तमिलनाडु के अंदर। और क्योंकि हमें देखो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है, ठीक है, तो तमिलनाडु को एक तरह से हमने जो इस पर्टिकुलर नई स्पीशीज है वो तमिलनाडु के ऊपर ही नाम रख दिया है। सर क्या नाम रखा है? देखो, इसका नाम रखा है जिम्नोथोरक्स तमिलनाडुनिसिस। ठीक है ना, तो ये तमिलनाडु ये वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि इसको यहाँ पे देखा गया है, ये नई स्पीशीज को यहाँ पे हमने डिस्कवर किया है, तो जगह के नाम पे हमने उसका नाम रख दिया जिम्नोथोरक्स तमिलनाडुनिसिस। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें मोरे ईल की, थोड़ा अगर देख लेते हैं, तो ये मुरानाडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये साथ ही साथ सभी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में ही ये जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर भी, और जो ब्रैकिश ब्रैकिश मतलब जो खारा पानी होता है ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत हमें सॉल्ट देखने को मिलता है, सी वाटर जितना सॉल्ट नहीं, उससे कम सॉल्ट। ठीक है, तो खारा पानी जो नमकीन होता है हल्का सा,
वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में ये आपको शैलो वाटर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब कि बहुत डीप पानी के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, हल्का सा जो शैलो होता है, मतलब बहुत डीप जो नहीं होता, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही ये छुपते हैं कहां पर, क्रेविसिस के अंदर। सर ये क्या होता है, जो आपके मान लो जैसे किसी पत्थर हो गया, कोई दीवार हो गया, वहां पर कुछ क्रैक होते हैं ना, जैसे कुछ दरार वगैरह आती है, तो वहां पर ये छुप जाते हैं। साथ में ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या, कि ये एनिमल्स को खाते हैं, मतलब बेसिकली ये मीट वगैरह को खाते हैं, ठीक है ना, जो होते हैं ना मांसाहारी होते हैं, तो ये मांसाहारी हैं, ठीक है। इसके साथ ही इनके दो तरह के जॉस होते हैं, एक होते हैं ऑरल जॉस, एक होते हैं फार्निगल जॉस। तो यहाँ पर फर्क क्या होता है दोनों के अंदर, ओरल जॉस के अंदर क्या होता है, इनके पास बड़े बड़े दांत होते हैं, और जो दूसरे तरह के जॉ होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, अपनी स्टमक की तरफ उसको ड्रैग कर लेते हैं। दो जॉज भी यहाँ पे हमें जा मतलब जबड़े इसके देखने को मिल जाते हैं। आईयूसीएन की रेड स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न हमें देखने को मिलेंगे, तो ये पर्टिकुलर चीज भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिजी क्लेम। देखो नाम से ही समझना, एक वर्ड है डिजी, एक है क्लेम। क्लेम नहीं होता, जैसे कई बार आप इंश्योरेंस का क्लेम करते हो कि यार ये नुकसान हो गया, अब हम क्लेम चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लेम का मीनिंग तो यहाँ पे इंश्योरेंस से है, ठीक है। डिजी का मतलब डिजिटली। तो एक्चुअल में बात क्या हो रही है कि जैसे आप जानते हो, हमारी जो ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की एक फ्लैगशिप स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर आप सभी जानते हो कि अलग अलग हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए एक तरह का बीमा करवाया जाता है, एंड अगर कल को कुछ नुकसान हो जाता है तो अकॉर्डिंगली उनको क्लेम का सेटलमेंट मिलता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना जो डिजी क्लेम जो प्लेटफॉर्म है, ये यही चीज है कि सेटलमेंट हमारा आराम से डिजिटाइज मैनर के अंदर, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक तरह से हम क्या करें, जो भी इंश्योरेंस क्लेम हमारे फार्मर्स का बना हुआ है उनको जल्दी से जल्दी उनके खातों में पहुंचा दें, ताकि जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उनको सभी को फायदा हो पाए। तो डिजी क्लेम इसी को लिंक करता है, मतलब इसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है ताकि जो भी क्लेम्स हैं उनका स्पीडी डिस्बर्सल हो पाए किसानों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 महीना आप अपने ट्रैक कर पाओगे कि यार मैंने सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, वो कहाँ पर पहुंची, क्या उसमें कोई अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इंटीग्रेट किया है दो चीजों को। कौन कौन सी चीजें, एक है एनसीआईपी, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ठीक है, और साथ में ही पीएफएमएस, दैट इज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों को एक तरह से इंटीग्रेशन के थ्रू हमने ये टेक्नोलॉजी दैट इज डिजी क्लेम को बनाया है, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल आया था। दरअसल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे आप नोटिस करते हो अमेजॉन, आप लोग भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते होंगे। तो पिछले साल मतलब 2021 की बात कर रहा हूँ, मतलब उससे पिछले साल की, 2021 में ना अमेजॉन ने नियरली 321 मिलियन किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इतना जनरेट किया, क्योंकि देखो पैकेजिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, तो पैकेजिंग वेस्ट की तरह से, ठीक है ना, इतना इन्होंने जनरेट किया। आप खुद सोचो कि अगर इतना ज्यादा हमारा यहाँ पे प्लास्टिक जनरेट हो रहा है एक कंपनी के द्वारा, तो दुनिया भर में पता नहीं कितना ज्यादा प्लास्टिक जनरेट हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यार ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ना प्लास्टिक बड़ा ही खतरनाक चीज है, तो इसको ठीक करना जरूरी है? बिल्कुल, द आंसर इज यस। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, मतलब यूके बेस्ड स्टार्टअप ने इसको क्लेम किया है कि ये वाली हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से होगा क्या, इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक है कहीं ना कहीं हम इनको बायोडिग्रेडेबल बना दें। मैं समझाता हूँ कैसे। एक्चुअली में ना ये स्टेजेस की तरफ चलते हैं, ये स्टेजेस से आपको समझ आ जाएगा। पहली स्टेज है यहाँ पर, इसको स्टेज 1 को बोलते हैं प्रोडक्ट सर्विस लाइफ। जैसे मान लो आपने ना कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है सर, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट की ना कोई सर्विस लाइफ होती है कि कितने साल तक प्रोडक्ट ठीक रहेगा। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्लास्टिक की कोई बॉटल है या फिर प्लास्टिक का कोई बैग है, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो जो बैग होगा या जो बॉटल होगी, उसकी एक सर्विस लाइफ डिफाइन करी जाएगी कि मान लो इसकी सर्विस लाइफ है 2 साल या 3 साल, वट एवर, 4 साल मान लो, वट एवर। तो मान लो 4 साल की इसकी लाइफ है, तो 4 साल तक ना ये बॉटल में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, नो डिटोरिएशन, ठीक है। ये बॉटल वैसी की वैसी रहेगी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो फिजिकल इंटीग्रिटी है वो 4 साल तक बिल्कुल सही सलामत रहेगी, ठीक है। अब यहां पर ना टेक्नोलॉजी अभी तक कुछ खास एक्टिव नहीं हुई है, अभी तक टेक्नोलॉजी क्या है, डॉर्मेंट, अभी नहीं एक्टिव हुई। यहां तक पहले फेज में क्या है, पहले फेज तक बॉटल बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल उसका फिजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन है।
फिर दूसरा स्टेज है यहाँ पर वेदरिंग। अब क्या हुआ है ना, ये जो 4 साल मतलब एक तरह से उसकी एक्सपायरी पीरियड आ गया है। अब 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा सर फिर क्या होगा, फिर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना उसमें एक मैसिव चेंज आ जाएगा। मैसिव चेंज, और वो भी रैपिड लॉस। रैपिड लॉस का मतलब बड़ी तेजी से। एक्चुअल में होगा क्या ना, 2 या 3 साल के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर बड़ी तेजी से चेंज आएगा। 4 साल तो देखो इसके पहले थे जो एक्सपायरी पीरियड था। एक्सपायरी पीरियड होने के बाद ना ये डिटोरिएट होने लग जाएगा, इसमें चेंजेस आने लग जाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलने लग जाएंगी। तो बहुत तेजी से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बदलने लग जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली ये एक वैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दरअसल में टेक्नोलॉजी यही है, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी इसी तरह से वर्क करती है कि आपका इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इनटू अ बायो अवेलेबल वैक्स के अंतर्गत। फिर आ जाएगा हमारा फेज 3। अब फेज 3 के अंतर्गत क्या होगा, यहां पर हम यूज करेंगे किनको, बैक्टीरिया और फंजाई को। ये वर्ड देखा ना आगे, बायो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया और फंजाई को यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो बायो अवेलेबल यहाँ पे वैक्स बनी थी फेज 2 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा बाय नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो रही है, बायोडिग्रेडेशन। तो जो हमारा कहीं ना कहीं पहले प्लास्टिक बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहा था, तो वैक्स को, ये वाली वैक्स को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कंज्यूम कर लेंगे और वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाटर हो गया, आपका बायोमास हो गया एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इस तरह से हुआ क्या है इन दी एंड, इस तरह से हमने इंश्योर क्या किया है कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको एक तरह से कैसे हम नेचुरली डाइजेस्ट कर लें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो ये 3 स्टेप है। जस्ट एक बार समराइज कर दूं, स्टेज 1 के अंतर्गत टेक्नोलॉजी कोई खास यूज नहीं हुई है। यहां पर सिंपली ये हुआ है कि एक प्रोडक्ट सर्विस लाइफ बता दी गई है कि इतने सालों तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगी। स्टेज 2 के अंतर्गत क्या हुआ है, वहां पर अचानक से उसका रैपिड लॉस देखने को मिलेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का केमिकल कन्वर्जन उसमें होने लग जाएगा और वो वैक्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। स्टेज 3 के अंदर हम क्या करेंगे, एक तरह से बायोडिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब यूजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो इस बायोडिग्रेडेबल वैक्स को अकॉर्डिंगली बायोडिग्रेड कर देंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। दरअसल में ये पूरा प्रोसेस ना यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। आपको क्विकली अगर आप जानना चाहते हो तो वही पॉइंट है कि बायो अवेलेबल वैक्स में चेंज हो जाएगा एंड लास्टली हम जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनको कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बात कर रहा है, एक तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है जहां पर हम ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ प्लास्टिक को और उनको बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं बिना कोई ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक रहे हुए, विदाउट लीविंग एनी बिहाइंड एनी माइक्रोप्लास्टिक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोब्स की मदद से इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो हमारी सरकार ना बहुत कोशिश कर रही है, जैसे आप जानते हो जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके ऊपर भी हमने बैन लगा दिया है, ठीक है ना। ऊपर से हमने इसके लिए डैशबोर्ड भी बना रखे हैं। एक और चीज है यहाँ पे, ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मीनिंग क्या है, एक पॉलिसी हमने बना रखी है जहां पर जिसने प्रोड्यूस किया है कोई चीज, ठीक है ना, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको ट्रीट करे, उसको डिस्पोज करे। जब कंज्यूमर ने यूज कर लिया ना उसके बाद उसको ट्रीटमेंट की, उसकी डिस्पोजेबल की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोड्यूसर की ही। ऐसा हमने ई वेस्ट के अंतर्गत किया था। ई वेस्ट जो रूल्स थे हमारे 2011 के, फिर अकॉर्डिंगली इसको हमने बाकी जगह में इंप्लीमेंट किया ताकि प्रोड्यूसर की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ट्रीट और डिस्पोज करने की। साथ में ही अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। वहां पर हमने सोचा कि यार ये प्लास्टिक को यूज करना बंद करते हैं, इसकी जगह पे कुछ और चीजें लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट रेजिड्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जूट बैग्स को हमारे द्वारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। बनाना के जो लीव्स होते हैं हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेगासे हो गया। तो इस तरह के अलग अलग यहाँ पे अल्टरनेटिव्स भी हम यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड किस तरह से हम प्लास्टिक का कम से कम यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। साथ में ही हमारा अगला टॉपिक है एथिकल गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेज। देखो एआई के यूजेज तो वैसे बहुत सारे सेक्टर्स में है। कल जब हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था तो उसमें हमने जुडिशरी के अंदर भी देखा कि एआई के कैसे यूजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली हम बात करते हैं हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है इसने एथिकल गाइडलाइंस रिलीज करी हैं कि कैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर। सर रीजन क्या है, देखो एआई को अगर आपने ढंग से यूज किया तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और गलत तरह से यूज किया तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे पास होनी ही होनी चाहिए।
और आईसीएमआर ने इसी डायरेक्शन में यहाँ पर गाइडलाइंस रिलीज करी हैं और यहाँ पर इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स भी बताए हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, पेशेंट सेंट्रिक जो होने चाहिए प्रिंसिपल्स। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो 10 को, इनको याद नहीं रखना पर एक बार सिंपली देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी, कल को कोई गड़बड़ हो जाती है तो किसकी लाइबिलिटी बनती है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, डेटा प्रिवेसी, आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, अगर किसी पेशेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका डेटा का मिसयूज किया जाए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, डेटा क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस, वैलिडिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। एक्चुअली में पॉइंट वही है कि आप जैसे बीइंग अ पेशेंट आप कोई ना कोई डेटा दोगे, वो डेटा का कोई मिसयूज ना करे, उसको गलत तरह से यूज ना करे, ठीक है, उसको किसी अनप्रोफेशनल पर्पसेस के लिए ना यूज किया जा पाए। ये सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें एथिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो किसने लिस्ट किए हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, ठीक है, फॉर एआई यूजेज इन हेल्थ केयर। ठीक है, इनको प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और साथ साथ आईसीएमआर का जो एआई विंग है, ठीक है, एआई सेल है, जो इन्होंने मिलकर यहाँ पे किया था, ताकि फोकस वही है कि डेटा सिक्योरिटी हो, लोगों को बेनिफिट्स हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स वही हैं कि कैसे हम एक तरह से एआई बेस्ड सॉल्यूशंस को आने वाले टाइम के अंदर और एक्सेप्ट करवा सकते हैं, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ताकि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को बेनिफिट्स हो। ठीक है ना, चाहे उनमें आप पेशेंट की बात कर लो, इनोवेटर की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, ताकि एआई का हम एक पॉजिटिव एडवांटेज यहाँ पर देख पाए इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। राइट, तो ये थे आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो केसीसी स्कीम है, उसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट फार्मर्स को किस पर्पस के लिए दिया जाता है। देखो, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया था। एक्चुअल में होता क्या, जो इकोनॉमी मेरे से रेगुलरली पढ़ते रहे ना, उनको तो पता है ये वाला आंसर इसका क्या होगा, बट अदरवाइज बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पर देखो वर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। शॉर्ट टर्म का मतलब कम समय के लिए। अगर आपको ना, बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना कि ऐसे क्वेश्चन देख के ना डर जाते हैं, सोचते हैं कि सर हमने केसीसी तो कभी पढ़ा नहीं, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। पर दरअसल में ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है नहीं। सर वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वर्ड देखा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट किन पर्पसेस के लिए किसानों को दी जाती है। क्रेडिट मतलब एक तरह का जो ऋण देते हैं, जो लोन देते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए दिया जाने वाला। तो बस आप सिंपली ये देखो कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जहां पर आपको लगता है कि कम समय के लिए दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टेटमेंट 2 पढ़ो, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स। इसको पढ़ते सारी आपको लगेगा यार ट्रक खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, हार्वेस्टर खरीदना है। ये देखो, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में कितने के आते हैं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि काफी महंगे आते हैं। ठीक है, हो सकता है 5 लाख के आते हो सकता है 10 लाख के आते हो, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, पर मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि यार ये महंगे आते हैं। महंगे आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर एक किसान ने मान लो लोन लिया इनको खरीदने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि किसान शॉर्ट टर्म के अंदर, कम समय के अंदर इसको वापस कर देगा? खुद सोच के बता दो। हमारे किसानों की हालत आप जानते हो, ठीक है ना, हमारे ज्यादातर किसान नहीं उतना अर्न करते, ठीक है ना, हमारी सिचुएशन आज भी एग्रीकल्चर की थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इतना पता है कि किसानों के लिए नहीं पॉसिबल है सर शॉर्ट टर्म के अंदर, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको गलत करोगे, आपका आंसर अपने आप सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। उसी तरह से आप देखो स्टेटमेंट 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। अब ये भी एग्जैक्ट वही चीज बोल रहा है, लंबे, ये देखो विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को सेटअप करना है, घर के लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ तो बहुत पैसा लगेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से पैसा लगेगा। क्या ये पॉसिबल है कि उसको आप शॉर्ट टर्म के अंदर कर दो रिटर्न? द आंसर इज नो अगेन। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। बाकी 3 देख लो, जैसे 1, 3 एंड 4, वर्किंग कैपिटल होता है आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो डेली बेसिस के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए हो गया। ठीक है, तो वहां पर बिल्कुल किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस भी आपका एक शॉर्ट टर्म ही एक्सपेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 बिल्कुल ठीक है। तो इवन इफ यू हैड नो आइडिया रिगार्डिंग केसीसी स्कीम, स्टिल यू वर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी ना आपको प्रीलिम्स के अंदर इसको ही अडॉप्ट करना है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा हो तो एक्चुअल में टफ होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे आज सुबह मैंने दिया ना, सुबह मतलब अभी जो दिया एनजीटी और सीबीसी सेंट्रल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और साथ ही साथ जो हम डिस्कस कर रहे थे सीपीसीबी, हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। अब देखना क्वेश्चन लंबा है देखने में, पर एक्चुअल में कल जब हम उनको डिस्कस करेंगे उसका आंसर आप रियलाइज करोगे तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, बल्कि कोशिश करनी है उसको अटेम्प्ट करने की, उसके आंसर तक पहुंचने की। तो आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। एंड इनफैक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो मैंने बताया था मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को हम जब प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पेपर 1 के प्रीवियस के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ, और जो सी सेट के डिस्कशन करते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जो आज भी डिस्कस करेंगे सीक्वेंस का, वहां पर भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं
नॉट जस्ट इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट बट अटेम्प्टिंग के रिगार्डिंग भी, तो वो आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इन दोनों को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आज के पर्टिकुलर सेशन के रिगार्डिंग। इनका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कल जो 5 दिए थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला है केदारनाथ, क्या मंदाकिनी के बैंक स्पेस सिचुएटेड है? बिल्कुल, ये कल हमने डिस्कस किया था। सेकंड, काशी तमिल संगमम, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज है? देखो दरअसल में ये भी बात ट्रू है, थोड़ा देखने में अटपटा लगेगा पर कल हमने इसको समझा था, अलग अलग और संगमम भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। तीसरा, उदयगिरी खंडनगिरी केव्स, क्या किंग खारवेल ऑफ मेघवाहान डायनेस्टी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड थी? द आंसर इज ट्रू। इसके भी हमने टाइम पीरियड और बाकी चीजें समझी थी। चौथा स्टेटमेंट है वैदिक हेरिटेज पोर्टल के बारे में, क्या सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है? सर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसको क्रिएट किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जो कि न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिल जाएगा। ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पांचवा चौथा फॉल्स हो जाएगा। गुलिटिन, गुलिटिन तो बिल्कुल ट्रू है, यही तो बात करी थी कल, मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की पिक्चर भी दिखाई थी। तो बात यही है, बंच टुगेदर करना और फास्ट ट्रैक करना पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है। तो ये हो गए पांचों क्वेश्चंस के आंसर। इसी तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक पांचों का भी आंसर मुझे आप बताओगे, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है सीपीसीबी और एनजीटी के बारे में, और जो मैंने आपको इसके साथ ही जो पेरिस क्लब के रिगार्डिंग पूछा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड साथ में जो सीरीज है हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सी सेट, वो भी अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।